प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। 18वीं तरमीम जहां मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई, वहां पर एक आइनी तरमीम को इसके साथ साथ और भी आइनी तरमीम है, लेकिन एक आइनी तरमीम के हवाले से काफ़ी सवालात उठाए गए कि सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन ख़त्म कराने की जो तरमीम थी उस पर ज़ाहिर है कि कुछ सियासी जमातें, बल्कि एक सियासी जमात और 2 रहनुमाओं ने उसके खिलाफ वोट दिया। मुस्लिम लीग नून के मखदूम जावेद हाशमी और ख्वाजा साद रफ़ीक ने, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बहैसियत मजमूई इसके खिलाफ वोट दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ इस पर है क्या, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा जनाब हैदर अब्बास रिजवी। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपकी जमात ने भी इस तरमीम के खिलाफ वोट दिया है। क्या आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सी जो मसाइल हैं उसकी जड़ भी मौरूसी सियासत है और सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए? जावेद, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि मैं हकीकत हाल वाजे कर दूं आपके तवज्जुह से आवाम पर। जी जरूर। 18वीं आईनी तरमीम में जो कमेटी थी 27 रुकनी, उसने 3 काम किए हैं। पहला काम ये कि वो तमाम शिकें आइन में जो कौसाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम को जन्म देती थी उनको आइन से हज़फ कर दिया गया। वो तमाम जरूरियात आइन की जो आइन को मज़ीद जमहूरी बनाए, जैसे सूबाई खुद मुख्तारी, उनको शामिल किया गया। और तीसरा काम यह किया गया कि आइन की शिकें उनको अप्रोप्रिएशन की तरफ ले जाया गया, यानी अगर उनकी जरूरत आइन में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उनको कानून का हिस्सा बनाया गया। 17(4) एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिस पर कमेटी में बहस हुई और कमेटी की अक्सरियत का यह ख्याल था कि उसको आइन से निकालकर जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, जो कि जिसमें ये शिप ऑलरेडी मौजूद है, उसका वहां पर होना काफी है, आइन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। जबकि एमक्यूएम वो वाहिद जमात थी जिसका मौकफ ये था कि इसको आइन में एज इट इज रहने दिया जाए, ताकि सियासी जमातों के ऊपर ये दबाव आइनी तौर पर बदस्तूर कायम रहे कि उन्हें अपनी जमातों के अंदर इंतखाबात कराने हैं। लिहाजा एमक्यूएम की जो बात है इसको सामने रखते हुए इस पर बहस हुई, मगर क्योंकि एमक्यूएम की अददी अक्सरियत नहीं थी, 27 रुकनी कमेटी में एमक्यूएम के सिर्फ 2 अरकान थे, लिहाजा एमक्यूएम इसको मनवा नहीं पाई। जब नहीं मनवा पाई तो फिर हमने उसके ऊपर नोट ऑफ रिटरेशन दिया। पार्लियामेंट में जब तकरीर हुई 18वीं तरमीम पर तो मैंने बड़े कैटेगोरिकली इस पर बात की। हम बिल्कुल बैन ही ऐसा ही समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासत का चेहरा मस्ख होता है उसकी बुनियादी वजह जमातों के अंदर मौरूसी निजाम है, और यही जागीरदार वडेराना निजाम को परवरिश करने का असल सबब है कि बाप दादा और पोते और भांजे और भतीजे और चाचा और मामू और ये तमाम सियासी जमातों पर हावी हैं। और एमक्यूएम अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद जमात है जिसमें मौरूसी सियासत बिल्कुल भी नहीं है, और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन बावजूद इसके कि एक भरे पूरे खानदान के फर्द हैं, उनका कोई रिश्तेदार एमएनए एमपीए तो क्या काउंसिलर कभी कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपकी जमात को हमने देखा है, इस जमात में आप हमेशा, आपका जो मंशूर है गरीब और मुतवस्सित तबके की हुक्मरानी, एक दूसरी बात यह है कि आपकी जमात में हमने देखा है कि इंतहाई गरीब लोग भी हैं जो सूबाई असम्बली के मेंबर भी बने, कौमी असम्बली के मेंबर भी बने। आप ये फरमाइएगा कि ये क्यों ऐसा होता है कि हमारी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं पिनप पाती? क्या इसकी यही वजह है कि ये अरसे से मौरूसी सियासत चली आ रही है? हमारे यहाँ असल में सियासी जमातें जो हैं वो डायनेस्टीज हैं और खानदानी तसल्लुत उन जमातों पर पूरी तरह हावी है। कहीं पर वो बाप भाई भांजे भतीजे तक जाता है, कहीं ये सिलसिला दामादों तक जाता है, कहीं साले सालियों तक भी जाता है। यानी अगर पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की, तो उसमें खवातीन कारकुनान को बैठियत मैंने इलेक्ट करवाने के बजाय लोग अपने रिश्तेदार खवातीन को, अपनी बेगमात को, अपनी सालियों को, अपनी भतीजियों भांजियों को पार्लियामेंट में भेजते हैं। हमारे यहाँ सियासी जमातें तो एक खानदानी बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि अगर हमें इस जागीरदाराना वडेराना निजाम से जान छुड़ानी है, अगर हमें पाकिस्तान को
ایک ماڈرن پاکستان بنانا ہے، ایک مکمل جمہوری پاکستان بنانا ہے، تو پھر ہمیں موروثیت کا خاتمہ کرنا چاہیے پاکستان سے۔ بہت بہت شکریہ۔ حیدر عباس رضوی متحدہ قومی موومنٹ کے اہم رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر ہمیں ایک واضح اور ایک صحیح اور ایک مستقل جمہوریت چاہیے تو ہمیں پاکستان میں سے موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اب ہم بات کراچی کی ہی کریں گے۔ آج شیر شاہ پل کیس میں مقدمہ درج ہونے کے بعد سپریم کورٹ کی ہدایت پر اس مقدمے میں جو نامزد ملزمان تھے ان کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ یہ بدقسمت واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا۔ اس کی مزید تفصیلات ہم جانیں گے اپنے نمائندے لیاقت رانا سے۔ جی لیاقت، بتائیے کہ کن کن کے نام ای سی ایل میں شامل کیے گئے ہیں؟ جی جاوید، کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں قائم ایک اسپیشل بینچ نے شیر شاہ برج کے حوالے سے جو کہ 3 پٹیشنیں فائل ہوئی تھی اس کے بارے میں آرڈر کیا تھا کہ ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کی رپورٹ پیش کی جائے۔ آج کل اس کی ایف آئی آر بھی درج ہوگی سائٹ پولیس اسٹیشن میں۔ آج وزارت داخلہ نے پراسیکیوٹر جنرل سندھ شہادت عوان کی درخواست پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ فرق جاوید، محمد یوسف بارکزئی، راجہ نوشیروان ممبر پلاننگ ہیں، یہ الطاف چودھری ممبر موٹر وے کے علاوہ جو موٹر وے یہ جو شیر شاہ پل تعمیر کرنے والی کمپنی کے جو انجینئرز ہیں ظہیر مرزا، خالد مرزا، اور ای سی ایل کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز کے نام ای سی ایل میں داخل کر دیا اور ان کے پاکستان سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں وزارت داخلہ نے پراسیکیوٹر جنرل شہادت عوان کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ای سی ایل کمپنی کے جو دیگر ڈائریکٹرز ہیں ان کے نام بھی بتائے جائیں تاکہ ان کے بھی بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کی جا سکے۔ جی بہت بہت شکریہ لیاقت رانا، ہمیں بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر جو شیر شاہ پل کیس میں نامزد ملزمان تھے ان کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔